Hello and welcome to Adon. So in this video हम टॉपिक्स करेंगे फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में एनालिटिक फंक्शन इन कॉची-रीमान इक्वेशन. सो सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक पार्ट करेंगे, उसके बाद वी विल डिफाइन द डेफिनेशन फॉर एनालिटिक फंक्शन एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट कॉची-रीमान इक्वेशन, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो एनालिटिक है या नहीं है. तो सबसे पहले हमें पता है कि z क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम कंसीडर करते हैं कि z कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कॉम्बिनेशन होता है रियल और इमेजिनरी पार्ट का, एंड इसकी फॉर्म क्या होती है x प्लस आयोटा y, जिसमें x हमारा रियल पार्ट होता है एंड y हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है क्योंकि उसके साथ आयोटा आ रहा होता है, राइट. अब ये जो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट होता है. सो हमें पता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज एक्स एक्सिस, ये हमारी रियल लाइन होती है. सो इस पे रियल नंबर्स की हम प्लॉटिंग करते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट इमेजिनरी नंबर हम ये वाई एक्सिस डिफाइन करते हैं जो हमारी इमेजिनरी लाइन होगी, राइट. एंड सपोज वी वांट अ प्लॉट एक्स प्लस आयोटा वाई, सो वो जो प्लेन होगा वो इस प्लेन में प्लॉट होगा, राइट. क्योंकि ये तो रियल लाइन हो गई, ये इमेजिनरी लाइन होगी. अब जो भी प्लॉटिंग होगी वो इन 4 क्वाड्रेंट्स में होगी जो हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा. एंड सपोज हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा. अब इसमें x एक्सिस पे 2 प्लॉट होगा, सपोज 2 इज हेयर, एंड 3 हमारा y एक्सिस पे प्लॉट होगा, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. सो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आएगा और ये पॉइंट जो आएगा ये हमारा होगा z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा विच इज इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन. सो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, रियल और इमेजिनरी, एंड उसके थ्रू हम यहाँ पे प्लॉटिंग कर पाते हैं. अब हम कह रहे हैं कि वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, जिसमें वी टेक z एज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड x एंड y आर रियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. वी कैन राइट x एंड y आर रियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. अब इमेजिनरी हमने बोला है कि y इमेजिनरी है, बट एक्चुअली में ये तो एक रियल नंबर ही होता है ना, जैसे कि 3 है. 3 इज अ रियल नंबर. अब जब हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात कर रहे हैं, जब हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात कर रहे हैं देन वी आर सेइंग कि x एंड y आर रियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जिसमें इसकी फॉर्म इस तरह की होगी जिसमें z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y होगा, राइट. अब फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, दैट इज उसकी फॉर्म क्या है f ऑफ z, राइट. सो यहाँ पे कोई भी फंक्शन होगा जिसमें z होगा, सपोज z स्क्वायर अंडर रूट z, z प्लस 3, एनी फंक्शन ऑफ z. अब z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो इसकी फॉर्मेशन क्या होती है f ऑफ z इज इक्वल टू u x कॉमा वाई प्लस आयोटा v x कॉमा वाई. दिस इज द फॉर्म. जो भी फंक्शन होता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज u x कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई. एंड इसी फंक्शन के ऊपर हम आगे वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, मोस्टली कॉची-रीमान इक्वेशन. अब यू एक्स कॉमा वाई है हमारा रियल पार्ट, राइट, एंड वी एक्स कॉमा वाई है हमारा इमेजिनरी पार्ट क्योंकि इसके साथ आयोटा आ रहा है. एंड सपोज हमें z स्क्वायर गिवन है, सपोज वी आर गिवन कि f ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर. अब यू वांट टू नो कि z स्क्वायर को हम इस फॉर्म में कैसे ब्रेक करेंगे. सो इस फॉर्म में एक बार ब्रेक करके देखते हैं, बिकॉज f ऑफ z को इस फॉर्म में ही ब्रेक करना होता है एंड इसकी यही फॉर्म हम कंसिडर करते हैं. z स्क्वायर को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, सिंस z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, राइट. सो पुट द वैल्यू x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर. अब a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. सो वी विल अप्लाई दिस आइडेंटिटी. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x आयोटा वाई, राइट. एंड वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x आयोटा वाई. एंड हेयर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x आयोटा वाई. अब ये प्लस से माइनस कैसे हो गया, सिंस आयोटा स्क्वायर होता है -1, एज वी नो आयोटा इज अंडर रूट -1. सो यूजिंग दिस वी गेट दिस फॉर्म. अब यहाँ पे ये वाला पार्ट पूरा रियल पार्ट है, राइट, एंड इसमें आयोटा आ रहा है. सो ये वाला जो पार्ट है 2xy ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट. सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
प्लस आयोटा 2xy, जिसमें दिस इज u x कॉमा y प्लस आयोटा v x कॉमा y. सो दैट्स हाउ हमारे फंक्शन की फॉर्म ये वाली फॉर्म में आ जाता है. नाउ देयर इज वन मोर थिंग. व्हाट इज z कॉन्जुगेट? हमारे पास z है x प्लस आयोटा y. सो z कॉन्जुगेट क्या होता है? इट इज x माइनस आयोटा y. इन बेसिक लैंग्वेज हमें क्या करना होता है? बस साइन चेंज करना होता है आयोटा का. अगर आयोटा प्लस में है तो वो माइनस में चला जाएगा, और अगर माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा. एंड कॉन्जुगेट क्या होता है? इट इज द मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस. सो यहाँ पे सपोज z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा है, देन z कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 माइनस 3 आयोटा. दैट इज द मिरर इमेज ऑफ 2 प्लस 3 आयोटा अबाउट x एक्सिस, जो यहाँ पे आएगा कहीं. एंड हेयर y एक्सिस पे चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज इमेजिनरी एक्सिस पे चेंज आ रहे हैं, दैट इज प्लस 3 से वो माइनस 3 में आ गया. सो ओवरऑल वी नो दैट इट इज द मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस. अब इसी से कुछ रिजल्ट्स हैं बेसिक. फर्स्ट, हमारे पास मॉड्यूलस होता है, मॉड्यूलस ऑफ z, जिसको हम r से भी डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. देन मॉड ऑफ z स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओवरऑल हमें क्या याद रखना है? अगर हमारे पास z है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन मॉड्यूलस ऑफ z होता है अंडर रूट जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर. यहाँ पे इन जनरल हमारे पास x और y है, x और y के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है. सो हमें आइडेंटिफाई करना है कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, एंड उसी का स्क्वायर लेते हैं. सपोज हमें एफ जेड का मॉड चाहिए, ये हमारा एफ ऑफ जेड होता है. अब मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ जेड क्या होगा? अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, क्योंकि यू एक्स कॉमा वाई हमारा रियल पार्ट है एंड वी एक्स कॉमा वाई हमारा इमेजिनरी पार्ट है. नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट होता है दैट z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट इज मॉड z स्क्वायर और r स्क्वायर. सिंस z हमारे पास है x प्लस आयोटा y एंड z कॉन्जुगेट होता है x माइनस आयोटा y, देन इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं हम? a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस iota square y square, that is x square plus y square, because we already know that iota square is minus 1. So minus minus plus, so we get x square plus y square, and x square plus y square क्या होता है? Mod z square. So we get the result that z multiplies z conjugate is mod z square, that is r square. Next we have real part of z. Since we already know real part of z is x, since z is x plus iota y, and इसे हम दूसरी फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? It is z plus conjugate z divided by 2. And next imaginary part of z, जो कि हमें पता है y है, but इसे हम कैसे लिख सकते हैं? z minus z conjugate divided by 2 iota. When we will solve this, हमारे पास सेम ही फॉर्म आएगी. सपोज हमें इमेजिनरी पार्ट का चेक करना है, तो z होता है x प्लस आयोटा y माइनस z कॉन्जुगेट है x माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाय 2 आयोटा. क्या आएगा? x प्लस आयोटा y माइनस x प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय 2 आयोटा. x से x कैंसिल, वी गेट 2 आयोटा y डिवाइडेड बाय 2 आयोटा. 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल एंड वी गेट द इमेजिनरी पार्ट y. सो कुछ क्वेश्चंस में हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को ऐसे ब्रेक करके लिखना होता है एंड देन वी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चंस. नाउ सिंस हमें पता है कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, जिसको हम इन पोलर फॉर्म लिख सकते हैं r e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा. अब हमारे पास f ऑफ z होता है u x कॉमा y प्लस आयोटा v x कॉमा y. अब हमारे पास फंक्शन जो z है हमने उसे r e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में ब्रेक कर दिया है. देन पोलर फॉर्म में ये क्या होगा? f ऑफ z इज इक्वल टू u r कॉमा थीटा प्लस आयोटा v r कॉमा थीटा, जिसमें r हमारा होता है रेडियस एंड थीटा इज द एम्पलीट्यूड विच इज गिवन बाय tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x. नाउ
हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जो हम पहले करेंगे। सो वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ सर्कल, जो मोस्टली हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में यूज करते हैं। इसमें वी आर गिवन दैट मॉड z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r is a circle where r is a radius. Here z minus z naught is equal to r represents a circle where r is a radius and z naught is center. Now how are we gonna know कि एक सर्कल की फॉर्म में हमें पता है कि z होता है x प्लस आयोटा y, देन वी कैन कंसिडर कि z नॉट है x नॉट प्लस आयोटा y नॉट एंड r हमारा रेडियस है। अब सपोज हमारे पास फॉर्म है मॉड z माइनस z नॉट, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? z की वैल्यू पुट करो दैट इज x प्लस आयोटा y माइनस z नॉट की वैल्यू पुट करो x नॉट प्लस आयोटा y नॉट। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, इट इज x प्लस आयोटा y माइनस x नॉट माइनस आयोटा y नॉट। देन ये क्या हो जाएगा? रियल पार्ट एक साथ ले लेंगे, x माइनस x नॉट एक साथ प्लस आयोटा y माइनस y नॉट एक साथ। हमने क्या करा है, इसमें भी आयोटा है इसमें भी आयोटा है, आयोटा को कॉमन ले लिया। अब ये हमारा हो गया रियल पार्ट और ये हमारा हो गया इमेजिनरी पार्ट। नाउ मॉड्यूलस कैसे आता है? यहाँ पे मॉड्यूलस लगा हुआ है, सो ये क्या होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब रियल पार्ट है x माइनस x नॉट, तो इसका होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है y माइनस y नॉट, देन y माइनस y नॉट का होल स्क्वायर and this thing is equal to r, जिसमें we are saying कि r is the radius. Now recall the equation of circle. Equation of circle क्या होती है? It is given by under root x minus h का whole square plus y minus k का whole square is equal to r, right? जिसमें h, k क्या होता है हमारा center point and r क्या होता है हमारा radius। and हमारे पास ये जो फॉर्म आ रही है ये सेम फॉर्म है। यहाँ पे वी आर गिवन x माइनस x नॉट का होल स्क्वायर, h के प्लेस पे हमें x नॉट गिवन है एंड k के प्लेस पे हमें y नॉट गिवन है, दैट इज x नॉट कॉमा y नॉट आर द सेंटर पॉइंट्स। सो ऐसे हमारे पास एक सर्कल की फॉर्मेशन होती है बाय दिस इक्वेशन। सो अगर सपोज तुम्हें गिवन है z माइनस 2 इज इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब है कि इट इज अ सर्कल centered, so it is a circle centered at point 2, 0 with radius 1, क्योंकि z नॉट के प्लेस पे we are given 2, that is x नॉट प्लस आयोटा y नॉट is equal to 2. Now compare both sides. यहाँ पे रियल पार्ट दोनों तरफ क्या है? यहाँ पे रियल पार्ट है x नॉट एंड यहाँ पे रियल पार्ट है 2, that is x नॉट is equal to 2. अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है y नॉट एंड यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कुछ भी नहीं है, दैट इज इट इज 0 एंड फॉर्म क्या आएगी x नॉट कॉमा y नॉट, यही आएगा हमारे पास x नॉट कॉमा y नॉट इज द सेंटर पॉइंट। सो हमारे पास x नॉट क्या आया है 2 एंड y नॉट क्या आया है 0, सो 2, 0 इज द सेंटर पॉइंट। सो दैट्स हाउ हमारे पास सर्कल की फॉर्म आती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है नेबरहुड का। सो नेबरहुड की डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है, जब भी हम नेबरहुड की बात करते हैं तो हम पॉइंट की बात करते हैं कि पॉइंट का नेबरहुड क्या है। सो वी से नेबरहुड ऑफ z नॉट, जो कि एक पॉइंट है, इज द सेट ऑफ पॉइंट्स z। हम कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहे हैं, सो z नॉट ऐसा पॉइंट है कॉम्प्लेक्स प्लेन में जिसका नेबरहुड क्या होगा, इज द सेट ऑफ पॉइंट्स z फॉर विच मॉड z माइनस z नॉट इज लेस देन डेल्टा where delta is a positive real number. So हम क्या कह रहे हैं कि सपोज ये पॉइंट z नॉट है जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाई कर रहा है। अब इसका नेबरहुड क्या होगा, वो सभी पॉइंट्स z जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड हमने जस्ट अभी देखा कि z माइनस z नॉट मॉड इज इक्वल टू r क्या होता है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल की फॉर्म होती है ना, दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। अब हमारे पास क्या है, z माइनस z नॉट लेस देन डेल्टा। डेल्टा कोई पॉजिटिव नंबर है जिसमें वी कैन से कि डेल्टा रेडियस है और हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल में सेंटर z नॉट है एंड उस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो हमारा क्या है, नेबरहुड है z नॉट का। सो वी कैन से
द पॉइंट्स इनसाइड दिस सर्कल आर द नेबरहुड ऑफ z नॉट। ये सभी पॉइंट्स z इस सर्कल के अंदर z नॉट के क्या होंगे, नेबरहुड। नाउ द डेफिनेशन इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सो हमारे पास फंक्शन है f ऑफ z, हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात कर रहे हैं, वी आर टेकिंग फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z। अब ये फंक्शन सिंगल वैल्यूड कब होगा, जब हम एक ही इनपुट दें और हमारे पास एक ही आउटपुट आए। फॉर एन एग्जाम्पल, वी आर डूइंग इट डायरेक्टली विद एन एग्जाम्पल f ऑफ z है हमारे पास z स्क्वायर। फॉर वन इनपुट वी गेट वन आउटपुट, राइट। अगर हमारे पास z1 है, फॉर z इज इक्वल टू सपोज 2 भी ले सकता है, सो f ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। देन z इज दिस f ऑफ z इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, एक इनपुट से एक आउटपुट आ रहा है। बट इन केस एग्जाम्पल f ऑफ z इज अंडर रूट z। अब यहाँ पे f ऑफ 2 क्या होगा, इंस्टेड ऑफ 2 टेक 4 सो दैट अंडर रूट इजिली हो जाए। So under root 4 क्या होगा, plus minus 2। अब we have 4 and we are getting two value 2 and minus 2. So this is not a single valued function। एक इनपुट है बट एक आउटपुट नहीं है, हमारे पास दो आउटपुट है। So this is called मल्टी वैल्यूड फंक्शन। नाउ हमारे पास कुछ और डेफिनेशंस है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। एनालिटिक फंक्शन करने से पहले हमें ये तीनों डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सो लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है, फंक्शन f ऑफ z की। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ लिमिट। सो डेफिनेशन ऐसी है कि द सिंगल वैल्यूड फंक्शन, कैसा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन f ऑफ z इज सेड टू हैव अ लिमिट w नॉट। जो फंक्शन f ऑफ z है उसकी कोई लिमिट होगी w नॉट एज z approaches to z naught if for every epsilon greater than 0 there exists delta such that mod f of z minus w naught is less than epsilon for all z minus z naught is less than delta। ग्राफ की जरूर समझते हैं। सपोज दिस इज द ग्राफ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शन f ऑफ z। अब f ऑफ z को v से w एंड वी आर सेइंग कि ये जो फंक्शन f ऑफ z है ये w नॉट की तरफ अप्रोच कर रहा है जब z z नॉट की तरफ अप्रोच करेगा। जैसे ही z z नॉट की तरफ जा रहा है f ऑफ z w नॉट की तरफ जाएगा, दैट इज f ऑफ z नॉट की तरफ जाएगा। हमने f ऑफ z को w मान लिया है और f ऑफ z नॉट को w नॉट। सो इन शॉर्ट वी आर सेइंग कि f ऑफ z नॉट की तरफ अप्रोच कर रहा है जब z z नॉट की तरफ जाएगा, दैट इज लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सो डेफिनेशन के थ्रू हमने ऐसा डिफाइन करा है कि इट हैव अ लिमिट w नॉट एज z अप्रोचेस टू z नॉट इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट दिस थिंग सेटिस्फाई फॉर ऑल z माइनस z नॉट इज लेस देन डेल्टा। जब भी z माइनस z नॉट का मॉड्यूलस लेस देन डेल्टा है, ये z माइनस z नॉट लेस देन डेल्टा का क्या मतलब है, z नॉट हमारा क्या है, suppose this is point z naught, suppose z naught lies here and we know that mod z minus z naught less than delta हमारे पास नेबरहुड की फॉर्म है। ऐसा इसके आसपास ये डेल्टा है, सपोज ये z naught सेंटर पे है एंड द रेडियस इज डेल्टा। ये जो पूरा रेडियस है ये डेल्टा का है और इस सर्कल के अंदर जो भी पॉइंट्स आ रहे z वो इसके नेबरहुड हो गए। अब हम कह रहे हैं कि कोई पॉइंट है z, अब सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है z जो z नॉट की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब वो पॉइंट जो z है जो z नॉट की तरफ अप्रोच कर रहा है वो किसी भी डायरेक्शन से कर सकता है, वो कोई भी पाथ फॉलो कर सकता है। इट कुड बी स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड पाथ, ये ऐसे भी इसकी तरफ अप्रोच कर सकता है, सीधी लाइन से भी इसकी तरफ अप्रोच कर सकता है, राइट। सो जब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करते हैं, सो जो अप्रोचमेंट होती है लिमिट की तरफ वो कोई भी पाथ के थ्रू होनी चाहिए, दैट इज इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। हम किसी भी पाथ के थ्रू z नॉट की तरफ अप्रोच करेंगे, लिमिट ऑफ z सेम ही आएगी। सो हमारे पास ये फॉर्म है कि z नॉट की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब हम कह रहे हैं कि जैसे ही z नॉट की तरफ अप्रोच करेगा, दैट इज मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इज लेस देन डेल्टा, देन f ऑफ z w नॉट की तरफ अप्रोच करेगा, दैट इज f ऑफ z की लिमिट w नॉट है। दैट मीन्स इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है।
तभी तो वो लिमिट होगी डब्ल्यू नॉट की। हम कब कहते हैं कि वो डब्ल्यू नॉट की लिमिट है, आई मीन डब्ल्यू नॉट फंक्शन की लिमिट है, जब फंक्शन उस लिमिट की तरफ अप्रोच करे और काफ़ी क्लोज आ जाए, दैट मीन्स जो नेबरहुड पॉइंट्स है उसके बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम आ जाए। सो हमारे पास ये एक ग्राफ है। अब लिमिट के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, सपोज ये z नॉट है, सपोज ये z नॉट है एंड यहाँ पे हमने फंक्शन अप्लाई करा है। सो एफ ऑफ z नॉट हमारे पास यहाँ आ रहा है, दैट इज एफ ऑफ z नॉट जो कि डब्ल्यू नॉट है। सो हमने से शॉर्ट फॉर्म लिख दिया डब्ल्यू नॉट, और एफ ऑफ z हमारे पास है w, सो उसे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे w। अब हम कह रहे हैं कि एफ ऑफ z और w नॉट का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। सो ये जो सर्कल की फॉर्मेशन है इसका रेडियस एप्सिलॉन है, एंड w नॉट और w के बीच में एप्सिलॉन वाला डिस्टेंस होगा या फिर उससे कम डिस्टेंस होगा, जैसे कि z और z नॉट के बीच में डेल्टा का डिस्टेंस है या फिर उससे कम डिस्टेंस होगा। सो ओवरऑल व्हाट वी आर सेइंग, जितना z और z नॉट के बीच में डिस्टेंस कम होगा उतना ही उनकी इमेजेस के बीच में डिस्टेंस कम होगा, एंड दैट्स हाउ हमारे पास जो इमेज है f ऑफ z वो w नॉट की तरफ, दैट इज f ऑफ z नॉट की तरफ अप्रोच करेगी। लिमिट अप्रोच जब करेगी जब दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो, और डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पर। जितना एप्सिलॉन की वैल्यू कम होगी उतना ही डिस्टेंस कम होगा। अब एप्सिलॉन हमारे पास है एंड वो कैसे डिसाइड होगा, डेल्टा के थ्रू। अब जितना z और z नॉट के बीच की वैल्यू कम होगी, मतलब जितना इनका रेडियस दैट इज डेल्टा कम होगा, उतना ही f ऑफ z और w नॉट के बीच का डिस्टेंस कम होगा, दैट इज एप्सिलॉन की वैल्यू कम होगी। सो ओवरऑल ये हमारे पास लिमिट गारंटी करती है कि हमारे पास अगर z माइनस z नॉट का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन, आई मीन लेस देन डेल्टा है, देन f ऑफ z w नॉट की तरफ अप्रोच करेगा। इवन दो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम वी डोंट हैव टू गो फॉर दिस डेफिनेशन। हमारे पास क्या होता है, जस्ट लाइक आई सेड कि जो लिमिट होती है, जो फंक्शन होता है वो लिमिट की तरफ अप्रोच करता है तो वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, राइट। अगर हम उसे किसी भी पाथ के थ्रू लेके जाएंगे तो वो हमारे पास सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो सपोज हमें फंक्शन ये गिवन है और हमसे कहा है कि z 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, दैट इज z टेंड्स टू z नॉट, जिसमें z नॉट क्या है 0, एंड वी हैव टू शो दैट f ऑफ z की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज हमें देखना है कि f ऑफ z w नॉट की तरफ अप्रोच कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो व्हाट वी हैव टू डू, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है देन f ऑफ z मस्ट अप्रोचेस द सेम वैल्यू अलोंग ऑल द पाथ्स लीडिंग टू ओरिजिन, क्योंकि z नॉट 0 है, सो वी आर सेइंग लीडिंग टू ओरिजिन, बट इन जनरल वी से लीडिंग टू z नॉट। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो सेम ही रहेगी हर टाइम हम किसी भी पाथ के थ्रू जाए। जैसा कि यहाँ पे z z नॉट की तरफ अप्रोच कर रहा है, देन f ऑफ z w नॉट की तरफ किसी भी पाथ से अप्रोच करे वैल्यू सेम ही आनी चाहिए। सो दैट इज हम क्या कहना चाह रहे हैं कि f ऑफ z किसी भी वैल्यू की तरफ जा रहा है, किसी भी पाथ से जा रहा है, अगर वो वैल्यू सेम आ रही है तो वो वैल्यू इसकी क्या हो जाती है, लिमिट। सो इट इज इजी टू शो कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। हम क्या कर सकते हैं, हम कोई दो पाथ ले लेते हैं एंड वी विल शो कि जो फंक्शन है वो दोनों पाथ से हमारे पास डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। अगर वो डिफरेंट वैल्यू देगा देन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो इट इज इजी टू शो कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है देन टू शो कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसमें हम कितने ही पाथ कंसिडर करेंगे। सो उसके लिए वी हैव टू यूज एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, बट मोस्टली वी गेट दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सो उसके लिए हमारे पास है z नॉट इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि z नॉट आई मीन z 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब मुझे ये देखना है कि f ऑफ z किस पाथ से किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है। अगर वैल्यूज डिफरेंट आती हैं सो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सो हम पाथ डिसाइड करते हैं। सो वी कैन डिसाइड, सो फर्स्ट वी आर कंसिडरिंग कि लेट पाथ बी रियल, दैट इज जो वो फॉलो कर रहा है पाथ वो अराउंड रियल एक्सिस फॉलो कर रहा है। सो वो रियल एक्सिस को फॉलो करते हुए एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ रीच कर रहा है। सो रियल एक्सिस को फॉलो कर रहा है, दैट इज y क्या हो जाएगा 0। अब रियल एक्सिस को फॉलो कर रहा है तो इमेजिनरी एक्सिस वाला पार्ट हो गया 0। सो लिमिट z टेंड्स टू 0, f ऑफ z क्या हो जाएगा अलोंग रियल एक्सिस इज 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, वी गेट 3। नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं, अलोंग
along y इज इक्वल टू, ऐसा नहीं लिखते हैं, along y इज इक्वल टू mx, कोई पाथ है y इज इक्वल टू mx जो कि स्ट्रेट लाइन का पाथ है, राइट। सो अगर इसके थ्रू अप्रोच कर रहा है, सो लिमिट z टेंड्स टू 0, f ऑफ z क्या हो जाएगी 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस xm का होल स्क्वायर। हमने जस्ट क्या करा, y के प्लेस पे mx पुट कर दिया। सो x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 3 प्लस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस m का होल स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। नाउ we get 3 plus m square divided by 1 plus m का whole square. Now this limit depends on m. अब जितनी बार m की वैल्यू चेंज होगी उतनी ही बार लिमिट चेंज होगी। दैट मीन्स लिमिट तो एक पॉइंट आ ही नहीं रहा है, और हमेशा लिमिट क्या होती है, यूनिक होती है। फंक्शन की सिर्फ एक ही लिमिट होती है। अब यहाँ पे फंक्शन की हम जितने अलग पाथ लेंगे, मतलब जितनी बार m की वैल्यू चेंज करेंगे उतनी ही डिफरेंट लिमिट आएगी हमारे पास। So that means the limit of this function f of z does not exist. So we can write limit z tends to 0, f of z does not exist. So limit का existence हम इस तरीके से चेक कर लेते हैं along path. Now topic is continuity of f of z. अब हमें limit existence का पता चल गया, अब ये देखना है कि function continuous कब होता है। So इसके लिए we have a definition, a function f of z is said to be continuous at a point z0। अभी हम पॉइंट की बात करें कि फंक्शन एक पॉइंट z0 पे कब कंटिन्यूस होगा, if f of z0 exist, मतलब ये टर्म डिफाइंड है, एंड लिमिट z टेंड्स टू z0 f of z is equal to f of z0। सो कंटिन्यूटी के लिए f of z0 का एग्जिस्ट होना ज़रूरी है, एंड लिमिट जो होनी चाहिए f of z की when z z0 की तरफ अप्रोच करेगा वो सेम होनी चाहिए f of z0 के। नाउ इन दिस एग्जाम्पल दिस फंक्शन f of z इज नॉट कंटिन्यूस एट ओरिजिन। अभी हमने ऑलरेडी इसी सेम फंक्शन पे देखा था कि इस फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है ओरिजिन पर, बट यहाँ पे हमें ये पीस वाइज फंक्शन के फॉर्म में गिवन है, जिसमें अगर z की वैल्यू नॉन जीरो है तो हमारे पास ये फॉर्म आएगी, और अगर z जीरो है तो वी विल गेट जीरो। इसमें पहली कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रही है, दैट f ऑफ जीरो एग्जिस्ट। f ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो, विच डज एग्जिस्ट, बट limit z tends to z0 f of z is not equal to f of z0. It does not exist. And we know, जो जस्ट हमने अभी पहले करा, that limit z tends to z0 which is actually 0, that limit z tends to 0 f of z does not exist. This implies f of z is not continuous. So हमने कहा कि फंक्शन f of z कंटिन्यूस होता है एक पॉइंट z0 पर if f of z0 exists and limit z tends to z0 f of z is f of z0। बस हमें ये दो कंडीशन चेक करनी है, अगर दोनों सेटिस्फाई होते हैं देन फंक्शन इज कंटिन्यूस। और अगर ये एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है और ओवरऑल अपने डोमेन में फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है, जब वो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है, सो देन फंक्शन कंटिन्यूस होगा उसके पूरे डोमेन के लिए। सो नेक्स्ट है डिफरेंशिएबिलिटी। वी से अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन f ऑफ z, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है f ऑफ z, ये डिफरेंशिएबल होगा, is said to be differentiable at a point z is equal to z0 if limit z tends to z0 f of z minus f of z0 divided by z minus z0 exist। सो ये जो फंक्शन है f of z, ये पॉइंट z0 पर डिफरेंशिएबल होगा अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो। दैट इज हमारे पास है f डैश z0 इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू z0 f of z माइनस f of z0 डिवाइडेड बाय z माइनस z0। अगर ये एग्जिस्ट करेगी फॉर्म तभी फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा पॉइंट z0 पर। सो हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ये कंडीशन होती है।
और वी कैन से कि फंक्शन एफ ऑफ जेड डिफरेंशिएबल होगा पॉइंट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पर अगर वो ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, जिसमें हमने क्या फॉर्म लिया, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। जस्ट हमने क्या किया है, वी एज्यूम जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जेड। अब हम कह रहे हैं दैट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, दिस इंप्लाइज जेड माइनस जेड नॉट टेंड्स टू जीरो, दिस इंप्लाइज जेड टेंड्स टू जेड नॉट। सो हमारे पास यही फॉर्म आ गई है, बस हमने से इस फॉर्म में डेल्टा जेड की फॉर्म में लेके लिखते हैं। सो अगर हमारे पास इन दोनों में से कोई भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट पॉइंट जेड नॉट, देन वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पर। एंड ओवरऑल कब डिफरेंशिएबल होगा उसके डोमेन में, जब वो डोमेन की हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, राइट। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल करते हैं। सो एक एग्जाम्पल हमने किया है अभी ऑलरेडी इस फंक्शन का, दिस वन एफ ऑफ जेड। अब इसमें हमें पता है इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट इसमें हमें पता है कि एफ ऑफ जेड नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसका क्या मतलब है कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, और अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। सो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस implies not continuous implies not differentiable। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। सो ये तो डिफरेंशिएबल का केस है ही नहीं। सो इसके लिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर दिस एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, जिसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जेड मल्टीप्लाई जेड कॉन्जुगेट, राइट। अब हमें इस एग्जाम्पल के लिए चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है एट z इज इक्वल टू जीरो। मतलब हम ओरिजिन पे चेक कर रहे हैं कि ओरिजिन पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। सो सबसे पहले वी कैन चेक ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। सो कंटिन्यूटी के लिए पहले क्या देखना होता है कि f ऑफ z नॉट एग्जिस्ट करना चाहिए, दैट इज f ऑफ जीरो एग्जिस्ट करना चाहिए। f ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो, इट डज एग्जिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट लिमिट z टेंड्स टू z नॉट f ऑफ z मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ z नॉट, दैट इज जो हम लिमिट पता करेंगे z टेंड्स टू z नॉट f ऑफ z मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे से फाइंड आउट करते हैं लिमिट की डेफिनेशन क्या थी कि दैट मॉड f ऑफ z माइनस w नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड z माइनस z नॉट इज लेस देन डेल्टा, राइट। अब यहाँ पे z माइनस z नॉट है एंड z नॉट क्या है, जीरो। जीरो पे हम चेक कर रहे हैं कि कंटिन्यूस है या नहीं है। सो इसके प्लेस पे वी कैन राइट मॉड z माइनस जीरो इज लेस देन डेल्टा, दैट इज मॉड z इज लेस देन डेल्टा। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन। मतलब ये चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर ये चीज सेटिस्फाई हो रही है। सो यहाँ पे f ऑफ z हो जाएगा माइनस f ऑफ जीरो। अभी ये लेस देन एप्सिलॉन वाला केस हमें पता नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है कि हाँ ये लेस देन एप्सिलॉन है। दैट मीन्स इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, दैट मीन्स f ऑफ z f नॉट f जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। सो उसके लिए हमारे पास है दैट मॉड z इज लेस देन डेल्टा। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास सर्कल है जो कि ओरिजिन पे है, यहाँ पे है मॉड z लेस देन डेल्टा का यही मतलब है कि जो सर्कल है वो ओरिजिन पे है और जो रेडियस है वो लेस देन डेल्टा है। सो ये सपोज रेडियस है ऑफ डेल्टा एंड दिस इज ओरिजिन पॉइंट। अब हमें प्रूफ करना है दैट f ऑफ z माइनस f जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन। अब इसके लिए इसमें फंक्शन की वैल्यू लगाओ, f ऑफ z क्या होता है हमारे पास, मॉड z स्क्वायर। सो इट विल बी मॉड z स्क्वायर माइनस f ऑफ जीरो क्या है, जीरो, एंड इसमें मॉड ये क्या हो जाएगा, मॉड z स्क्वायर का होल मॉड। जाहिर सी बात है मॉड z स्क्वायर ही रहेगा। अब मॉड z स्क्वायर इज लेस देन मॉड z विच इज लेस देन डेल्टा। सेम यही फॉर्म आ गई, मॉड z इज लेस देन डेल्टा। डेल्टा और एप्सिलॉन दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं, राइट। सो वी कैन टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा, क्योंकि डेफिनेशन क्या थी, रिकॉल वी से दैट f of z minus f of z naught is less than epsilon for all z minus z naught less than delta। कैसी थी डेफिनेशन, here
सो लिमिट की डेफिनेशन क्या थी, दैट इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट एफ ऑफ z माइनस डब्ल्यू नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल z माइनस z नॉट लेस देन डेल्टा। अगर हम कोई एप्सिलॉन चूज करते हैं जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, सच दैट हमें चाहिए कि जो फंक्शन है और लिमिट है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा है, मतलब काफी छोटा डिस्टेंस है। सो बेस्ड ऑन दैट एप्सिलॉन हम डेल्टा चूज करते हैं। सो डेल्टा भी एक स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, राइट। सो इफ वी टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा, दैट मीन्स दोनों ही स्मॉलेस्ट वैल्यू है एंड दोनों ही गारंटी करेंगी, आई मीन डेल्टा से ये गारंटी हो जाएगा कि जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड और जो लिमिट है उसके बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा है या फिर डेल्टा से छोटा है, दोनों ही स्मॉलेस्ट वैल्यूज होती हैं। दैट मीन्स जो डिस्टेंस है वो बहुत मिनिमल है। दैट इम्प्लाइज कि जो फंक्शन है उसकी लिमिट डब्ल्यू नॉट होगा। सो हियर वी कैन से कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन। दिस इम्प्लाइज लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो f of z is equal to f of 0. This implies f of z is continuous at z is equal to 0. अब ओरिजिन पे कंटिन्यूस है। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए वी हैव टू चेक ईदर ऑफ दिस फॉर्म, या तो हम ये वाली फॉर्म चेक करेंगे या फिर ये वाली। तो वी आर टेकिंग दिस फॉर्म। अब हमें ये देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 0 पर या नहीं। सो वी टेक f डैश 0 is equal to limit delta z tends to 0. Now put the value, हमारे पास है f of z naught plus delta z. So function में z naught के प्लेस पे आ जाएगा 0 plus delta z as it is minus f of z naught, again z naught के प्लेस पे 0 divided by delta z. Then it is equal to limit delta z tends to 0 f of delta z minus f of 0 क्या था 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। अब f ऑफ डेल्टा जेड क्या होगा, f ऑफ z है मॉड z स्क्वायर, देन f ऑफ डेल्टा z क्या होगा, मॉड डेल्टा z का होल स्क्वायर, राइट। देन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, f ऑफ डेल्टा z के प्लेस पे वी कैन राइट डेल्टा z का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा z। अब ये मॉड में इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है दैट z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट इज मॉड z स्क्वायर। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 डेल्टा z मल्टीप्लाई डेल्टा z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय डेल्टा z। ये हो गया कैंसिल। सो वी आर रिमेनिंग लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 डेल्टा z कॉन्जुगेट which is equal to 0 and it does exist. So what we get, this function is differentiable at z is equal to 0, that is origin पर. So we get f of z is differentiable at z is equal to 0. Now we have analytic function. So ये क्या होता है, a single valued function f of z is said to be analytic at a point, अभी point के लिए बात करते हैं, at a point z is equal to z naught if f of z is differentiable at z is equal to z naught and also at every point in some neighborhood of z naught. So हम क्या कह रहे हैं कि कोई फंक्शन f of z है, तो कोई भी फंक्शन एनालिटिक कब होगा, एक पॉइंट z naught पर। So we say a single valued function f of z is analytic at a point z is equal to z naught. एक पॉइंट z naught पर एनालिटिक होगा अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर and also at every point in some neighborhood of z naught. सपोज ये पॉइंट है हमारे पास z naught एंड हमें पता है ये जो इसके आसपास वाले नंबर होते हैं ये नेबरहुड में आते हैं। क्या होता है नेबरहुड, z माइनस z नॉट इज लेस देन डेल्टा। ये कोई पॉजिटिव वैल्यू होती है एंड z नॉट के आसपास वाले पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस z नॉट के साथ डेल्टा से छोटा है, मतलब एक सर्कल फॉर्म है जिसमें
रेडियस डेल्टा का है और इस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो z नॉट का क्या होता है, नेबरहुड, राइट, ये हमें पता है। सो वी आर सेइंग कि जो फंक्शन है f ऑफ z वो इस पॉइंट z नॉट पर तो डिफरेंशिएबल है, बट ऑल्सो जो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है नेबरहुड के, इसमें नेबरहुड में जो इसके पॉइंट्स आ रहे हैं उन पॉइंट्स पर भी डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि फंक्शन z नॉट पर डिफरेंशिएबल होगा बट उसके नेबरहुड में जो पॉइंट्स है वहां पर डिफरेंशिएबल ना हो। सो ऐसे केस में जो फंक्शन है वो उस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं हो पाता है, और अगर वो एक पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है तो वो ओवरऑल अपने पूरे डोमेन में ही एनालिटिक नहीं है। दैट इज, हमने अभी पॉइंट की बात करी, अब ओवरऑल हम कब कहते हैं, अ फंक्शन f ऑफ z इज एनालिटिक इन इट्स डोमेन। ओवरऑल हम कब कहते हैं अ फंक्शन f of z is analytic in a domain D if it is analytic at every point of domain। डोमेन के हर एक पॉइंट पर अगर फंक्शन एनालिटिक है तभी वो एनालिटिक फंक्शन होगा। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट मिल जाता है हमें जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है डोमेन के अंदर तो वो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। हमारे पास जो अभी हमने जस्ट एग्जाम्पल करा वही कंसिडर करेंगे। क्या एग्जाम्पल लिया था हमने, f of z इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर, राइट, ये एग्जाम्पल था। और हम जीरो की बात करेंगे, z नॉट इज इक्वल टू जीरो पर ही चेक करेंगे। हमें पता है दैट फंक्शन f of z, दिस फंक्शन f of z इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल टू जीरो, बट इज इट एनालिटिक एट z इज इक्वल टू जीरो, क्या ये पॉइंट जीरो पर एनालिटिक है? अभी ये चेक करना है। अभी हमें पता है कि जीरो पे तो डिफरेंशिएबल है, जो जीरो के आसपास वाले पॉइंट्स हैं वहां पर डिफरेंशिएबल होगा। उसके लिए हम डिफरेंशिएबिलिटी का जो जनरल फॉर्म है वो लगाएंगे। वो क्या होता है, f डैश z इज इक्वल टू लिमिट, मतलब z, सभी z के लिए हम चेक कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर z को नहीं ले रहे हैं, ये एक आर्बिट्ररी नंबर लेके चल रहे हैं। f डैश z इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू जीरो f of z plus delta z minus f of z divided by delta z। बस हमने क्या करा है, z नॉट को z से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू जीरो एज इट इज। f of z प्लस डेल्टा z को हम कैसे लिख सकते हैं, मॉड z प्लस डेल्टा z का होल स्क्वायर माइनस f of z को क्या लिख सकता है, मॉड z का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा z। जस्ट फंक्शन की फॉर्म अप्लाई करिए, हमें क्या गिवन है, f ऑफ z होता है मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, देन f ऑफ z प्लस डेल्टा z क्या होगा, मॉड z प्लस डेल्टा z का होल स्क्वायर। जस्ट इसे अप्लाई करा है, अब इसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है दैट z डॉट z कॉन्जुगेट इज मॉड z स्क्वायर, यही फॉर्म अप्लाई करेंगे अगेन, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू जीरो एज इट इज। इसको वी कैन राइट z प्लस डेल्टा z मल्टीप्लाई z प्लस डेल्टा z का कॉन्जुगेट, यहाँ पे ये मॉड हट जाएगा, माइनस z डॉट z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय डेल्टा z। नाउ सॉल्व दिस फर्दर, ये एज इट इज आएगा, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू जीरो। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे, सिंस अगर हमारे पास मॉड z1 प्लस z2 गिवन है देन वी कैन राइट मॉड z1 प्लस मॉड z2, ऐसे सेपरेट करके लिख सकता है। इसमें मॉड z प्लस आई मीन कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट z प्लस डेल्टा z है तो ये हो जाता है कॉन्जुगेट z प्लस कॉन्जुगेट डेल्टा z। ऐसे सेपरेट हो जाता है ये। अब यहाँ पे इसे सेपरेट करेंगे तो z का प्रोडक्ट कॉन्जुगेट z के साथ क्या आएगा, z डॉट कॉन्जुगेट z प्लस z का प्रोडक्ट कॉन्जुगेट डेल्टा z के साथ क्या आएगा, z डॉट कॉन्जुगेट डेल्टा z, देन डेल्टा z डॉट कॉन्जुगेट z प्लस डेल्टा z डॉट डेल्टा z कॉन्जुगेट माइनस z z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय डेल्टा z। अब ये हो गया कैंसिल, क्या वैल्यू बची है हमारे पास, वी गेट लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे वी आर गेटिंग z डॉट डेल्टा z कॉन्जुगेट प्लस डेल्टा z डॉट z कॉन्जुगेट प्लस डेल्टा z डॉट डेल्टा z का होल कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय डेल्टा z। अब हमें डेल्टा z जीरो लिमिट पुट करनी है, दैट मीन्स समहाउ डिनोमिनेटर से डेल्टा z हटाना होगा तभी जाके ये एग्जिस्ट करेगा। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा z डॉट डेल्टा z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय डेल्टा z प्लस यहाँ पे डेल्टा z से डेल्टा z कैंसिल, हमारे पास z कॉन्जुगेट बचेगा,
एंड यहाँ पे भी डेल्टा z कॉन्जुगेट बचेगा। सो हमारे पास ये फॉर्म बच रही है जो कि समहाउ एग्जिस्टेंस में इशू करेगा। अब हमें चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट करे, एंड लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है। ऑल्सो हम ये भी इजीली प्रूव कर सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है अगर हम पाथ के थ्रू देख पाए कि ये पाथ इंडिपेंडेंट है या नहीं है। सो हम चेक करते हैं कि ये पाथ इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अगर हमें इजीली पता चल रहा है, सबसे पहले जब भी हम कोई पाथ चेक करते हैं वी कैन गो फॉर रियल और इमेजिनरी लाइन। उससे इजीली पता चल जाता है। इन केस रियल और इमेजिनरी लाइन से नहीं होता है, वी कैन टेक y इज इक्वल टू एम एक्स। अगर हमारे पास ओवरऑल वैल्यू m के ऊपर डिपेंड होके आ रही है, दैट मीन्स इट इज नॉट पाथ इंडिपेंडेंट, क्योंकि m के ऊपर डिपेंड करेगा तो जितनी बार m की वैल्यू चेंज होगी उतनी ही बार आंसर डिफरेंट आएगा। मतलब f ऑफ z उतनी ही बार डिफरेंट वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगा। ऐसे तो लिमिट यूनिक होगी ही नहीं, दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है। इसके लिए हम पाथ का चेक करते हैं। वी अप्रोच अलोंग रियल एक्सिस, दैट इज रियल लाइन के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं हम टूवर्ड्स द पर्टिकुलर लिमिट फंक्शन की। तो वो हमारे पास कैसी आनी चाहिए। अब रियल लाइन के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं, दैट मीन्स y क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे वी आर टेकिंग डेल्टा z गोइंग्स टू 0, मतलब डेल्टा z टेंड्स टूवर्ड्स 0। अब डेल्टा z क्या होता है, डेल्टा z को वी कैन राइट डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y, ये फॉर्म होती है। अब हम रियल एक्सिस के थ्रू जा रहे हैं, दैट मीन्स जो इमेजिनरी वाला पार्ट है वो 0 हो गया, दैट इज डेल्टा y क्या हो गया 0। देन हमारे पास डेल्टा z क्या बचा, डेल्टा x, एंड डेल्टा z कॉन्जुगेट क्या होता है, डेल्टा x माइनस आयोटा डेल्टा y। अब डेल्टा y 0 है तो हमारे पास ये भी क्या बचा, डेल्टा x। देन लिमिट क्या आएगी, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0। अब डेल्टा z टेंड्स टू 0 को हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, डेल्टा x टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा y टेंड्स टू 0। देन z एज इट इज, डेल्टा z कॉन्जुगेट हमारे पास है डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड प्लस डेल्टा x। अब ये डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल एंड डेल्टा x टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा y टेंड्स टू 0। देन जस्ट पुट द वैल्यू, हमारे पास क्या बचेगा, z प्लस z कॉन्जुगेट प्लस 0, क्योंकि डेल्टा x 0 हो गया। देन बचा z प्लस z कॉन्जुगेट व्हेन वी आर अप्रोचिंग अलोंग रियल एक्सिस। हम क्या कहते हैं, जो फंक्शन है जैसे कि z अगर z0 की तरफ जा रहा है देन f ऑफ z0 की तरफ जाना चाहिए, राइट। अब हम कह रहे हैं कि जो f ऑफ z है, ये किसी भी पाथ से किसी भी नंबर की तरफ जाए वो नंबर सेम ही आना चाहिए। कोई भी पाथ ले, ये जिस भी नंबर को अप्रोच करेगा वो नंबर सेम आना चाहिए, दैट इज f ऑफ z0 होना चाहिए। अगर वो नंबर सेम नहीं आता है, दैट मीन्स जो फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि लिमिट तो यूनिक होती है। अब वो पाथ कोई भी ले, दैट डज नॉट मैटर, दैट मीन्स पाथ इंडिपेंडेंट है। अभी हमने रियल एक्सिस के थ्रू देखा, देन वी आर गेटिंग दैट द फंक्शंस वैल्यू इज z प्लस z कॉन्जुगेट। अब वी अप्रोच, now if we approach along imaginary axis, that is delta x क्या हो गया 0। इस केस में डेल्टा z क्या हो जाएगा हमारे पास, आयोटा डेल्टा y एंड डेल्टा z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, सिंस डेल्टा z कॉन्जुगेट होता है डेल्टा x माइनस आयोटा डेल्टा y। अब डेल्टा x 0 हो गया, बचा माइनस आयोटा डेल्टा y। अब पुट द वैल्यू, हमारे पास क्या आएगी, लिमिट, यहाँ पे वी राइट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y टेंड्स टू 0 एंड z डॉट डेल्टा z कॉन्जुगेट क्या है, माइनस आयोटा डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा z क्या है, आयोटा डेल्टा y प्लस z कॉन्जुगेट एज इट इज प्लस डेल्टा z कॉन्जुगेट इज माइनस आयोटा डेल्टा y। अब ये कैंसिल हो गया पूरा एंड हमारे पास क्या है, डेल्टा y टेंड्स टू 0। पुट करेंगे वैल्यू, हमारे पास आएगा माइनस z प्लस z कॉन्जुगेट प्लस 0, वी गेट माइनस z प्लस z कॉन्जुगेट। अब हमारे पास एक लिमिट आ रही है z प्लस z कॉन्जुगेट विच इज नॉट इक्वल टू माइनस z प्लस z कॉन्जुगेट अनलेस एंड अनटिल z 0 होगा। अब लिमिट सेम नहीं आ रही है, दिस इंप्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी नहीं है, और हमने आर्बिट्ररी पॉइंट कंसीडर करा था z। अब फंक्शन z पर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं है, एंड
हमारे पास ये जो फॉर्म आई है z प्लस z कॉन्जुगेट इज नॉट इक्वल टू माइनस z प्लस z कॉन्जुगेट, इसको वी कैन से z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस z प्लस z कॉन्जुगेट इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू 0। अगर z 0 होगा तभी ये इक्वल होगा एंड तभी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। ऑल्सो हमें ऑलरेडी पता है कि ये फंक्शन z इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है, बट बाकी किसी भी पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। So this function is not analytic. This implies f of z is not analytic. So from this example हमें पता चलता है कि फंक्शन हो सकता है किसी एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस है, बट उस पॉइंट पर एनालिटिक ना हो। जैसे कि इसमें ये 0 पर डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूस भी है, बट 0 पर एनालिटिक नहीं है, क्योंकि 0 के अलावा ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। और एनालिटिक होने के लिए क्या कंडीशन है कि वो उस पॉइंट पर तो कंटिन्यूस है, आई मीन उस पॉइंट पर तो डिफरेंशिएबल है, बट उसके साथ साथ उसके नेबरहुड वाले पॉइंट्स पर भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब ये 0 पर डिफरेंशिएबल है, बट उसके नेबरहुड में जो पॉइंट्स आ रहे हैं वहां पर तो ये डिफरेंशिएबल है ही नहीं। दैट मीन्स ये फंक्शन 0 पर एनालिटिक नहीं है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर दिस केस। नाउ हमारे पास आता है नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ एंटायर फंक्शन। एंटायर फंक्शन, अब जब हम एनालिटिक फंक्शन की बात करते हैं तो हम सिर्फ डोमेन की बात करते हैं कि जो फंक्शन है वो उसके डोमेन में एनालिटिक होना चाहिए। दैट मीन्स उसके डोमेन के हर एक पॉइंट पर वो फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। बट जब हम एंटायर फंक्शन की बात करते हैं देन वी से जो फंक्शन है वो होल कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होना चाहिए। दैट मीन्स पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में हर एक पॉइंट पर वो फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। सो वी से a function f of z is analytic is entire. We say a function f of z is entire function if it is analytic on the entire complex plane. मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में वो फंक्शन एनालिटिक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर एक पॉइंट पर उस फंक्शन का एनालिटिक होना जरूरी है, तभी वो एंटायर फंक्शन होगा। अब कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल देखते हैं। f of z is equal to 1 upon z. इसका डोमेन क्या होगा? मतलब ये फंक्शन एनालिटिक तो है बट एंटायर नहीं है। इसका डोमेन क्या होता है? डोमेन क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स और द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन विच द फंक्शन इज डिफाइंड। वो सभी पॉइंट्स जिस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइन है। अब ये फंक्शन 0 के अलावा हर एक पॉइंट पर डिफाइन है, राइट? सो वी कैन से डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज होल कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा सभी पॉइंट्स। अब ये फंक्शन एनालिटिक होगा 0 के अलावा हर एक पॉइंट पर दिस फंक्शन इज एनालिटिक, जो हम कॉशी-रीमान इक्वेशन के थ्रू चेक करेंगे। सो वी नो दैट f of z is analytic in its domain D. अपने डोमेन में ये फंक्शन एनालिटिक है बट इट इज नॉट एंटायर, क्योंकि एंटायर होने के लिए इसे हर एक पॉइंट पर एनालिटिक होना पड़ेगा। अब 0 पर ये डिफाइन ही नहीं है तो एनालिटिक ही कैसे होगा? अब डिफाइन ही नहीं है, ना ही डिफरेंशिएबल होगा, ना ही कोई नेबरहुड। सो यहाँ पे ये फंक्शन एनालिटिक है बट एंटायर नहीं है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शन विच इज एनालिटिक बट नॉट एंटायर। सो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि फंक्शन का एंटायर होने से पहले ये जरूरी है कि वो हर एक पॉइंट पर डिफाइन भी हो। अब जब वो डिफाइन होगा हर एक पॉइंट पर तभी हम उसका आगे चेक कर पाएंगे कि वो एनालिटिक है उस पॉइंट पर या नहीं है, राइट? सो एंटायर फंक्शन होने के लिए उसका डिफाइन होना भी जरूरी है हर एक पॉइंट पर। सो दिस इज अबाउट एनालिटिक एंड एंटायर फंक्शन एंड नेक्स्ट वी विल डू कॉशी-रीमान इक्वेशन। सो नाउ कॉशी-रीमान इक्वेशन में क्या होता है? कॉशी-रीमान इक्वेशन में हमारे पास दो इक्वेशन फॉर्म होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें दो कंडीशंस गिवन होती हैं। सो कॉशी-रीमान इक्वेशन के थ्रू हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। सो इसका स्टेटमेंट क्या होता है? सो इक्वेशंस क्या है पहले वो लिख लेते हैं। हमें पता है कि फंक्शन की फॉर्म क्या होती है? f of z। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हम कैसे लिखते हैं? ux, y प्लस आयोटा v x, y, ये फॉर्म होती है। सो अकॉर्डिंग टू कॉशी-रीमान इक्वेशन हमारे पास ये कंडीशन आती है दैट ux इज इक्वल टू vy
and uy is equal to minus vx, that is del u by del x, partial derivative of u with respect to x is equal to partial derivative of v with respect to y, and partial derivative of u with respect to y is equal to minus partial derivative of v with respect to x. So ये कंडीशंस होती हैं, दो कंडीशन होती है. अगर ये दोनों कंडीशन फंक्शन सेटिस्फाई करता है हर एक पॉइंट के लिए जो उसके डोमेन में आता है, देन वो फंक्शन एनालिटिक होता है अपने डोमेन में. ऑल्सो फंक्शन एनालिटिक जब होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं प्लस ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है ये कंटिन्यूअस होता है. सो दो कंडीशंस होती है, अगर ये दोनों सेटिस्फाई होती हैं देन वी से दैट फंक्शन इज एनालिटिक. सो स्टेटमेंट क्या होती है, दैट दिस CR इक्वेशन, इसको इन शॉर्ट वी कैन राइट CR इक्वेशन आर नेसेसरी. So we are writing that CR equation are necessary but not sufficient condition for function f of z to be analytic. So necessary condition का क्या मतलब है, इसमें we say if f of z is analytic in its domain D, then it satisfies CR equation for each point in the domain. So अगर फंक्शन एनालिटिक है उसके डोमेन में तो वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है. सो ये P implies Q स्टेटमेंट हो गया. ये हमारे पास आया P implies Q. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं not Q implies not P. That is if f of z does not satisfy CR equation for any point in the domain D, then f of z is not analytic. So this is the necessary condition कि okay we are given that function is analytic, तो वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ही. अब सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, सफिशिएंट कंडीशन में सपोज हमें फंक्शन गिवन है, सो सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, दैट लेट f of z be a complex valued function, then f of z is analytic in its domain D if it satisfies CR equation and each first order partial derivative जो क्या क्या थे ux, uy, vx एंड vy, ये चार पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर में एंड ईच फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस. सो हमारे पास ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड हो जाती है कि फंक्शन एनालिटिक तो है प्लस जो पार्शियल डेरिवेटिव है अगर वो कंटिन्यूअस भी है देन फंक्शन CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई करने के साथ साथ जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो कंटिन्यूअस आ रहे हैं देन फंक्शन एनालिटिक होगा. सो ये ऐसे होता है. अब इसको अप्लाई करके देखते हैं. हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है दैट मॉड z स्क्वायर f of z इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर, जिसको वी कैन राइट z मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट z इज नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल टू 0. हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो फंक्शन है ये 0 पर कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, बट एनालिटिक नहीं है. सो इसको सॉल्व करके देखते हैं. तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हमें पहले जो फंक्शन गिवन है उसे इस फॉर्म में चेंज करना होगा, दैट इज फंक्शन को u प्लस आयोटा v की फॉर्म में लिखना है. हमारे पास फंक्शन है,
अभी हम सिर्फ फंक्शन की बात कर रहे हैं। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। एंड मॉड जेड स्क्वायर का क्या मतलब है, आई मीन मॉड जेड क्या होगा, दिस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड मॉड जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो डायरेक्टली हमारे पास सॉल्यूशन है दैट इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारे पास सिर्फ रियल पार्ट आया है, इमेजिनरी पार्ट कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0, एंड रियल पार्ट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो हमारे पास आया दैट यू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0। अब हमें सीआर इक्वेशन चेक करनी है। सो सीआर इक्वेशन के लिए हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना होता है, एक बार x के साथ और एक बार y के साथ। सो v के लिए तो दोनों ही पार्शियल डेरिवेटिव 0 आएंगे, दैट इज डेल v बाय डेल x इज इक्वल टू डेल v बाय डेल y इज इक्वल टू 0, दैट इज vx इज इक्वल टू vy इज इक्वल टू 0। अब ux कॉमा y के लिए चेक करते हैं, डेल u बाय डेल x, ये हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड पार्शियल डेरिवेटिव है, सो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, तो दूसरा वेरिएबल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। वाई स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x एंड वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, सो इट इज 2x। अब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे डेल u बाय डेल y, सो इट इज इक्वल टू डेल y and it is x square plus y square। so अब with respect to y है तो x square constant, ये हो जाएगा 0 plus 2y which is equal to 2y। now according to CR conditions हमारे पास होता है ux is equal to vy। this implies ux क्या है, 2x is equal to 0 and uy is equal to minus vx। this implies 2y is equal to 0। so इससे हमें पता चल रहा है कि CR कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। 2x is equal to 0 आ रहा है, 2y is equal to 0 and these are not equal। so CR condition are not satisfied except at points x is equal to 0, y is equal to 0। So from this हमें पता चलता है that function f of z is not analytic। क्योंकि function necessary condition से देखो, we said कि p implies q and not q implies not p। That is, if f of z does not satisfy CR equation for any point in the domain then it is not analytic। अब CR इक्वेशन जो हमारी आई है वो तो किसी भी पॉइंट के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही है, राइट, सिर्फ 0 के लिए हो रही है। सो इतने सारे पॉइंट्स के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। एंड इवन दो CR इक्वेशन पॉइंट 0 पर सेटिस्फाई हो रही है, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि जो फंक्शन है वो पॉइंट 0 पर डिफरेंशिएबल होगा, नॉट एनालिटिक। क्योंकि एनालिटिक के लिए हमें चाहिए होता है कि फंक्शन पॉइंट पर तो डिफरेंशिएबल है, ऑल्सो जो उसका नेबरहुड है वहां पर भी डिफरेंशिएबल है। सो इसको वी कैन राइट लाइक इफ f of z is differentiable at point z then the first order partial derivative exists and satisfies CR equation at this point। so एनालिटिक होने के लिए हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन होती है कि फंक्शन CR इक्वेशन सेटिस्फाई करे हर एक पॉइंट के लिए एंड जो पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है वो कंटिन्यूअस हो। सो दीज आर द सफिशिएंट कंडीशन। सो सिर्फ एक पॉइंट पर CR इक्वेशन सेटिस्फाई होने से वी कांट से कि जो फंक्शन है वो उस पॉइंट पर एनालिटिक है। दिस ओनली इम्प्लाइज कि फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है दिस इज बाय थ्योरम कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा तो उस पॉइंट पर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा एंड सेटिस्फाई करेगा CR इक्वेशन। ओके, नाउ कंसीडर वन मोर एग्जांपल। टेक एन एग्जांपल f of z is equal to z cube।
अब इस फंक्शन के लिए हमें बताना है कि वेदर दिस फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट, एंड इसके लिए हम सीआर इक्वेशन यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, इसे u प्लस आयोटा v की फॉर्म में लिखना होगा। z क्यूब है, दैट इज x प्लस आयोटा y का होल क्यूब। इसमें हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये हो जाएगा x क्यूब प्लस आयोटा y का होल क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आयोटा y प्लस 3x आयोटा y का होल स्क्वायर, यही फॉर्म आएगी। देन x क्यूब एज इट इज प्लस आयोटा क्यूब y क्यूब प्लस 3 आयोटा x स्क्वायर y प्लस 3x आयोटा स्क्वायर y। हमें पता है दैट आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। दिस इज इक्वल टू x क्यूब माइनस आयोटा y क्यूब प्लस 3 आयोटा x स्क्वायर y प्लस, इसे वी कैन राइट माइनस 3xy। अब इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे। रियल पार्ट में आएगा x क्यूब माइनस 3xy, इट इज x क्यूब माइनस 3xy। इमेजिनरी पार्ट में प्लस आयोटा कॉमन ले लेते हैं, जो पहले पॉजिटिव टर्म है उसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर y, द नेगेटिव टर्म विच इज माइनस y क्यूब। इससे हमारे पास ये फॉर्म हो गई ux कॉमा y प्लस iota, this one is vx comma y. We get that ux comma y is equal to x cube minus 3xy and vx comma y is equal to 3x square y minus y cube. Here there is one mistake, यहाँ पे iota square लिखा but y square नहीं लिखा, ये y square है यहाँ पर, this is y square and y square. ux comma y is x cube minus 3xy square and vx comma y is 3x square y minus y cube. अब हमें CR इक्वेशन अप्लाई करनी है। सबसे पहले u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, दैट इज ux इज इक्वल टू दिस। हो जाएगा डेल बाय डेल x एंड u क्या है, x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। अब पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, देन y इज कांस्टेंट। x क्यूब का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 3x स्क्वायर। अब वी आर सेइंग y इज कांस्टेंट, 3y स्क्वायर इज कांस्टेंट, क्या बचा डेल x बाय डेल x एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, इट इज 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। नाउ uy क्या होगा, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, इट इज डेल y and u is x cube minus 3xy square. अब with respect to y है, then x is constant. अब x cube is constant. x cube का डेरिवेटिव with respect to y क्या हो जाएगा, 0 माइनस 3x constant हो गया, बचा डेल y y square which is equal to minus 3x multiply 2y, that is minus 6xy. Now vy, that is del vy del y, v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इट इज del y एंड v आया था 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब। अब विद रिस्पेक्ट टू y है x कांस्टेंट, 3x स्क्वायर कांस्टेंट, बचा del y बाय del y माइनस y क्यूब का डेरिवेटिव इज 3y स्क्वायर। अब vx पता करेंगे, del v बाय del x, that is del y del x, v is 3x square y minus y cube. With respect to x है, then y constant, ये हो जाएगा y constant and 3 constant, बचा del y del x x square and y cube का डेरिवेटिव इज 0, ये हो जाएगा 3y multiply 2x, that is 6xy. अब CR इक्वेशन अप्लाई करो, we have ux is equal to vy. According to CR equation, ux must be equal to vy and uy must be equal to minus vx. अब we have ux is equal to 3x square minus 3y square and vy is, ये सॉल्व भी नहीं किया,
दिस इज 3x स्क्वायर, y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 1, सो माइनस 3y स्क्वायर, ये भी सेम आ रहा है, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकेंड कंडीशन है uy इज इक्वल टू माइनस vx, uy आया माइनस 6xy, माइनस 6xy इज इक्वल टू माइनस vx आया 6xy, and these are also same. So CR equation is satisfied. Now recall sufficient condition क्या थी कि CR equation satisfy होनी चाहिए प्लस जो पार्शियल डेरिवेटिव्स आए हैं वो कंटिन्यूस होना चाहिए। अब पार्शियल डेरिवेटिव हमारे ये फॉर्म है, अ पॉलिनोमियल फॉर्म, एंड वी नो दैट दिस फॉर्म इज कंटिन्यूस, एंड ux, uy, vx and vy are continuous. Since we know that polynomial function are continuous for each point, so हमारे पास function continuous है, I mean partial derivatives continuous आए हैं, and function CR equation satisfy कर रहा है. This implies f of z is analytic. So that's how हमें पता चलता है कि function analytic है. Now one more thing, अगर हमारे पास f of z की फॉर्म है ux, y प्लस आयोटा vx, y and it is analytic, so हमें पता है अगर फंक्शन एनालिटिक है so obviously वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। देन इसका डायरेक्टली हम डेरिवेटिव पता कर सकते हैं, दैट इज f डैश z इज इक्वल टू ux प्लस आयोटा vx, or it can be ux is equal to vy minus iota ux is equal to vy and uy is equal to minus vx, ये होता है, so vx is minus uy, so इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं vy minus iota uy, so directly derivative ऐसा भी आ जाता है, and if f of z is analytic then this derivative is also analytic. सो फंक्शन का एनालिटिक चेक करने के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, CR इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि जब CR इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो उससे हमें ये पता चलता है कि फंक्शन हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। एंड देन CR इक्वेशन सेटिस्फाई होने के बाद हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो कंटिन्यूस होने चाहिए। सो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तभी फंक्शन एनालिटिक होगा। अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी देन द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। So this is it for this video.